चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो सेल का पोटेंशियल बोले तो यहाँ पे जो अपना जो सोल्यूशन है उसकी डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, माउस निकाल देता हूँ। ठीक है, सेल पोटेंशियल मतलब अभी यहाँ से हम लोग कौन से टाइप के सेल की स्टडी कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल की स्टडी कर रहे हैं ना। और गैल्वेनिक सेल कैसा होता है? किसी केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो भी सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, या तो और इसमें एक एग्जांपल डैनियल सेल। ये सेल क्या करते हैं जो हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं ना, जैसे बैटरी हो गई, सेल हो गए, हमारे मोबाइल में चार्जर है, या घड़ी में जो सेल लगा हुआ है, वो सारे सेल कैसे टाइप हैं? वो अपनी केमिकल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार में भी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती है? बैटरी अपनी केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल की बात कर रही है, ये अपन सेल की बात कर रहे हैं। तो अपना सेल क्या आएगा? वही दो बीकर, उसमें ऐसा सॉल्ट ब्रिज लगा है, दो रॉड लगी है, और जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। समझ गए ना? यहाँ तक समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल पोटेंशियल क्या है? हाँ कैस, फरहान, साइमा, क्लियर है? हाँ सर। ओके। सेकंड पार्ट क्या आ रहा है? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हम लोग थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़े थे। एक्चुअली गिब्स एनर्जी सिस्टम की एनर्जी होती है। किसी सेल पोटेंशियल, अब सेल पोटेंशियल के अंदर जो केमिकल है उसकी एनर्जी कैसे बदलती है सेल रिएक्शन में, उसकी भी स्टडी इसी के अंदर करेंगे। अब देखो, हम लोग को वर्क डन के बारे में पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? हाँ साइमा, फरहान, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हो गया जब कोई चीज मोशन करती है, लीनियर मोशन करती है, तब हम लोग ये वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर वर्क डन क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल वर्क में अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूं, किसी रॉड के अंदर सोल्यूशन है और उसमें चार्ज ऑफ आयन ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग का वहां पर जो फोर्स है वो फोर्स एक्चुअली सेल पोटेंशियल होगी, बरोबर ना? दो रॉड के बीच जो रॉड है, वो रॉड ही तो उसके अंदर के सोल्यूशन को इधर उधर ट्रैवल करवा रहे हैं, अंदर के आयंस को एक रॉड से दूसरी रॉड की तरफ ट्रैवल करवा रहे हैं। बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज की वजह से वो जो आयंस है सोल्यूशन के अंदर वो अपोजिट चार्ज ट्रैवल कर रहे हैं। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बरोबर? तो मैंने कहा सेल पोटेंशियल हमारा यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा काम कर रहा है? फोर्स की तरह काम कर रहा है। अब डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क में? अमाउंट ऑफ चार्ज, बरोबर ना? अब आते हैं हम लोग सिंबल पर। यहाँ पर अपना जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या है? एनएफ है। एनएफ मतलब कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, ये फैराडेज लॉ एक्चुअली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास को बताता है। अब मुझे कैसे पता चला? तो फैराडेज के फर्स्ट लॉ में हम लोग ने यही पढ़ा था कि किसी चीज में से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उतने उसमें आयन जनरेट होंगे, बरोबर? ऐसी कुछ पढ़ा था ना पहला लॉ, तो उससे आया। सेल पोटेंशियल को हम लोग ई बेस सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को साथ में लिखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? एन कैपिटल एफ टी। यहाँ तक समझा? किसी को कोई डाउट है? फरहान, कुल, साइमा, फैज, एनी डाउट? नहीं सर। ये फैज, साइमा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ समझा? यहाँ तक कोई डाउट आया? हाँ सर। आया सर डाउट? क्या डाउट है? ठीक है। अच्छा नहीं देखो, सर, यहाँ नहीं आया डाउट। अपन जो भी यहाँ पे सेल की बात कर रहे हो, कौन से टाइप का सेल है जो अपने केमिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बरोबर? ऐसे सेल की बात कर रहे हैं। तो बोलते जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है बोलते हैं कि मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सेल व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बोलते कि ये मैक्सिमम वर्क कब करेगा कोई भी गैल्वेनिक सेल, मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब कन्वर्ट करेगा? जब उसमें प्रोसेस रिवर्सिबल हो। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग को नीचे एक मैंने छोटा छोटा लिखा है, उसको मैं समझाता हूँ क्या एक्सप्लेनेशन होगा। तो मुझको और नीचे ले लेता हूँ, तेईस भी मिल जाएगा। ऊपर का पार्ट तो क्लियर हो गया है ना? तो बोलो को मान फर्ज करो कि अपने पास एक सेल, ठीक है? तो सेल के अंदर के प्रोसेस क्या होते हैं? तो हम लोग बी कर रहते हैं, करेक्ट?
दो बीकर के बीच में ऐसा एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहता है, दो रॉड होती है, करेक्ट, और दोनों रॉड को हम लोग एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये जो रॉड सोल्यूशन के अंदर गई है वो किस तरह से वोल्टेज बना रही है, कि इस केमिकल से वोल्टेज मिल रहा है ना अपने को, तो कितना वोल्टेज मिल रहा है ये वोल्ट मीटर डिवाइस मेजर करेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो लिखा है -ΔG, यानी यहाँ पर जो वर्क है, वर्क एक फॉर्म की एनर्जी होती है ना, और हम एनर्जी को किससे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा जी से। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी। एक्चुअली गिब्स एनर्जी किसी सिस्टम की एनर्जी को ही बताता है। यहाँ पर ये जो सेल है ना, ये सेल पोटेंशियल हमारा एक एनर्जी है। इसके एनर्जी की अगर बात करें, इसके सिस्टम की एनर्जी की, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़े थे क्योंकि रिड्यूस कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी है वो माइनस है, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। तो ये अपना माइनस कैसा है, अब उसके बारे में पढ़ना यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर अपने पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल को हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दिया। एक्सटर्नल पोटेंशियल का मतलब क्या रहेगा, एक बैटरी लगा दी है, बरोबर। बैटरी लगाई तो मेरे को एक और सिंबल दिखाना पड़ेगा ना, ये सेल हो जाएगा, बरोबर, मोर देन वन सिंबल। तो मैंने एक बैटरी अटैच कर दी। अब क्या होगा, अब ये जो सेल की प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कैसी होती है, ये खुद जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर ऐसे सेल में अगर तुम बैटरी लगा तो क्या हैपन होगा, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। और या मतलब क्या बैटरी के पास, तो करंट तो बैटरी बिना बैटरी लगाए जैसे चल तो रही, तो बैटरी लगाने के बाद तो चलेगा ही। तो यहाँ पे केस है, अब डोमिनेंसी का केस आएगा। अगर तुम्हारी बैटरी का पावर इसके पोटेंशियल पावर से ज्यादा है, तो ये बैटरी क्या करेगी, इसको ना अपनी मर्जी से इसको घुमाएगी, फॉरवर्ड घुमाएगी, समझ में आया, यानी इसको अपोज करेगी। इसके अंदर जो है ना, देखो ना, जो ज्यादा रहेगा वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा कि नहीं। तो मान लो तुमने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, और ये जो सेल है ना, ये जो केमिकल है इसके अंदर, ये मान लो 5 वोल्ट तक का ही करंट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ऐसे में कौन डोमिनेंट होगा, बैटरी डोमिनेंट हो जाएगी सोल्यूशन पे, या सोल्यूशन बैटरी पे डोमिनेंट होगा, बताओ। ऑफ कोर्स बैटरी होगी ना, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो ऐसे में वक्त में क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है, दैट मीन्स एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल, दैट मीन्स बैटरी, वो क्या करेगी, अब उसका पावर ज्यादा रहेगा तो इसको ये रिवर्स फ्लो करेगी। जैसे अगर मान लो ये इस तरह से फ्लो हो रहा था सेल का पोटेंशियल का करंट, तो इसको उल्टा बहाएगी, इस तरह से बहाएगी, समझ में आया, अपोजिट बहाएगी। तो मतलब ये कब होगा, जब बैटरी की ताकत ज्यादा हो और हमारे सेल की, ये जो इसमें से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी ताकत कम हो। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझा। अब मान लो उल्टा हो गया, मान लो बैटरी जो मैंने लगाया उसका वोल्टेज कम है, और जो सेल है, जो केमिकल्स है, वो ज्यादा बैटरी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इस बैटरी की कुछ नहीं चलेगी, इस बार बैटरी पे वो ध्यान ही नहीं देगा कि सेल का ताकत ज्यादा है। तो ऐसे में रिएक्शन कैसे चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। आई होप समझ में आया होगा तुम लोग को, है ना। तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल हमारा रॉड है जो पोटेंशियल दे रहा है ना केमिकल के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर जो ये बैटरी और हमारे केमिकल पोटेंशियल के बीच में जो फर्क होता है ना, इन फर्क को अगर देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वो एक का करंट चालू हो रहा था, एक का करंट बंद हो रहा है, और एक का करंट बंद हो रहा है तो दूसरे का करंट चालू हो रहा है, यही कर रहे हैं ना। तो ऐसे डिफरेंस में क्या हो रहा है, करंट नहीं हो रहा है, या तो करंट जीरो हो रहा है, एक का करंट। अगर मैं सोल्यूशन के बेस पे देखूं और बैटरी काम कर रहा है, तो उस वक्त सोल्यूशन करंट नहीं दे रहा है, तो उस जीरो करंट को हम लोग ईएमएफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ सेल। और उसी वक्त जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। कैसा रिवर्सिबल, ये केस और ये दोनों केस को मिला दो, तो दोनों केस कैसे हो रहे हैं, रिवर्सिबल हो रहे हैं। एक बार एक फॉरवर्ड हो रहा है तो दूसरी बार रिवर्स भी हो रहा है, वही चीज, करेक्ट ना। समझ में आ रहा है कि कोई डाउट आया यहाँ पे, एनीवन, कोई डाउट। नहीं सर। तो यहाँ पर नहीं ओवरऑल सर। अगर मैं एक केस पे ध्यान दूं जिसमें बैटरी की ताकत ज्यादा है या बैटरी की ताकत कम है, सेल की ताकत ज्यादा है, दोनों में बात करूं तो यहाँ पे अपोजिशन तो हो रहा है, अपोजिट जा रहा है, बरोबर, दोनों चीज सेम काम नहीं कर रही। तो अगर मैं सिस्टम एनर्जी से बात करूं, गिब्स से, तो इसकी एनर्जी और ये दोनों बराबर तो हैं, पर कैसे बराबर है, अपोजिट है। एक डोमिनेट है तो एक वीक है, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया। आई होप समझ में आया होगा।
तो ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करा? अपोजिशन को, कि ये जो दोनों एनर्जी है ना, जैसे एक्सटर्नल बैटरी एनर्जी और जो हमारी केमिकल की एनर्जी, ये दोनों बराबर है पर अपोजिट काम करे, एक ज्यादा तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा तो पहला वाला कम। समझ में आया? तो ये बनी गिब्स की चेंज इन गिब्स की एनर्जी माइनस NFE। ये तो पहले से ही जानते थे। स्टैंडर्ड कंडीशन में इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत आसान है, सिर्फ ऐसा डॉट लगा दो। अभी ये डॉट का मतलब होता है, क्या बताया था? टेम्परेचर कितना होना चाहिए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई गिब्स एनर्जी है तो 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। और कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सोल्यूशन का? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। याद है कि नहीं, कि भूल गए स्टैंडर्ड कंडीशन को? समझा यहाँ तक? किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो सेल पोटेंशियल होता है ना, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स पढ़े। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे निर्भर करती है। समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए है कि ये अमाउंट पर निर्भर नहीं है। अगर डबल सेल पोटेंशियल करेंगे तो डेल्टा जी भी डबल होगा। दोनों नो एक दूसरे को नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा जो भी है, हम लोग अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा एडजस्टमेंट करें। ये कैपिटल ई को यहीं रहने दो और माइनस NF को लेफ्ट साइड ले लो, तो तुमको देखो एक नई इक्वेशन मिलेगी, बरोबर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्यों आया कि मान लो अगर तुम अपनी बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा देते, दुगना कर देते मान लो, तो जारी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगी। हाँ, पर अपोजिटली दुगना होगी, बरोबर। अगर ये दुगना बढ़ता है तो वो दुगना घटेगी, सही है कि नहीं? पर अगर मैं इक्वेशन में वो दुगना वैल्यू को पुट कर दूं, ये जो ऊपर की इक्वेशन है, तो 2 and 2 कट जाता है। अगर 2 and 2 कटता है तो मुझे इक्वेशन यही मिलेगी। इससे ये साबित हो रहा है कि क्वांटिटी यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रही है। मैथमेटिकल भी हम लोग ने प्रूव कर दिया, वो क्वांटिटी कट जा रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, कोई को डाउट आया यहाँ पे? गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ओके, जरा रिप्लाई भी तो, सिर्फ फरहान ही रिप्लाई देता है। साइमा, गाइस हाँ हाँ, सर। गाइस किधर गया? गाइस है भी कि नहीं? गाइस, अरे गाइस कहाँ है? अच्छा, उसका वीडियो ऑडियो सही है। गाइस चला तो नहीं गया? लगता चालू करके चला गया होगा, है ना? गाइस का ध्यान कहाँ चला गया पता नहीं। चलो, ये वाला जो पार्ट है वो नहीं है, इसकी जगह दूसरा एक रेजिस्टेंस के बेस पर है, तो वो हम लोग डायरेक्ट किताब से देखेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड में। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये जो अपन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, मैंने क्या बोला था, सेल के अंदर तुमको 2 इलेक्ट्रोड यूज करने। एक अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो दूसरा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इनएक्टिव यस। इलेक्ट्रोड। कुछ याद आया? अच्छा हाँ। तो यानी हम लोग को इलेक्ट्रोड भी चुनने पड़ेंगे। और तुमको पता है इलेक्ट्रोड में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जिंक के आते हैं, कॉपर के आते हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं, बोलते हैं ना। मतलब मार्केट में जाते कैसे, मोबाइल में भी बहुत सारे वैरायटीज होती है ना, तो इसी तरह सेल के अंदर के जो रॉड होते हैं ना, ये भी बहुत सारे वैरायटीज के आते हैं, रॉड बोले इलेक्ट्रोड बोले, बरोबर। तो इसमें हम लोग 2 टाइप में इसको डिवाइड करेंगे। एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसके जरिए हम लोग पोटेंशियल पता करते हैं। मान लो मेरे पास एक केमिकल ऑलरेडी बीकर में दे दिया गया, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसके अंदर जो केमिकल है उसका वोल्टेज कितना है, कितना पावर है। तो तब मैं जो रॉड डालूंगा ना, वो रॉड को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन रॉड का काम क्या होता है? इन रॉड का काम सिर्फ पोटेंशियल का पता करना है कि इस लिक्विड के अंदर कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है, कितना पावर प्रेजेंट है। समझ गए? अब आते हैं रेफरेंस। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे खत्म हो गया। रेफरेंस पे आते हैं। रेफरेंस में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सबसे बेस्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी भी अच्छा होता है, ये सस्ता होता है। इसमें एग्जांपल आएगी कैलेमल इलेक्ट्रोड। प्राइमरी अच्छा होता है, इसमें एग्जांपल आएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पर ये बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि नाम ही देखो ना, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसके अंदर है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब जिसमें पोटेंशियल फिक्स होगा, जिसका पोटेंशियल फिक्स होगा। तो मान लो कोई पोटेंशियल तुम्हारा फिक्स है इलेक्ट्रोड का, बैटरी इतनी वोल्टेज दे रही है, तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर पोटेंशियल प्राइमरी इलेक्ट्रोड के साथ मिलाकर मालूम करना है, तब हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस मेथड के जरिए हम लोग गैल्वेनिक सेल के किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। दोनों का काम क्या है मालूम है? मान लो तुमने एक रॉड यूज की,
एक बीकर में, और तुम्हें पता नहीं कि इस रॉड की ताकत एक्टिव है या इनएक्टिव, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों में से या प्राइमरी या सेकेंडरी की रॉड को दूसरे बीकर में लगा दोगे और उस बीकर से इस रॉड को जोड़ देगा। समझ में आया? और इस रॉड की मदद से, प्राइमरी या सेकेंडरी की मदद से, इस रॉड के पोटेंशियल की स्टडी करोगे। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने के लिए जरूरी है कि दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स हो। तो यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी में यही क्वालिटी होती है, इनका पोटेंशियल फिक्स होता है, हमें पहले से ही पता है। तो उसके जरिए जो अननोन पोटेंशियल है वो पता कर लेते हैं। समझ गए? तुम लोग को कोई डाउट आया यहाँ पे? कोई एनी डाउट? क्या कर रहे हैं Yes, इसके जरिए, क्या पता करते हैं? कहे, हेलो कहे, कहे आवाज आ रही है? कहे, अरे कहे चालू करके चला तो नहीं गया? साइमा आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर आ रही है। अरे कहे किधर हो? मेरे को लगा चालू करके चले गए इसमें थे। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ सर अभी आ रही है। इंटरनेट का इशू होगा। अब जरा वन बाय वन स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और इसको NHAE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। NHE का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड क्या है? अन इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस is bubbled at 1 atmospheric pressure around a platinized platinum plate emerge in 1 molar hydrogen ion। देखो सारी स्टैंडर्ड कंडीशन दी है, ये इसलिए इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि इनमें सारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। देखो ना, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टैंडर्ड है और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है वो भी 1 मोलर है, मतलब स्टैंडर्ड है, बरोबर। अब दूसरा चीज देखो, तुमने कभी रियल लाइफ में हाइड्रोजन का कोई रॉड देखा है क्या? पहला चीज, हाइड्रोजन एक गैस है, इसका रॉड कैसे बनाएंगे? बन सकता है? नहीं। तो इसी वजह से ये तुमको यहाँ पे पूरा जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली है हाइड्रोजन का रॉड। अब ऐसा क्यों बनाया गया? अरे वो गैस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए? पहले एक बीकर ले लो, इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन से रिलेटेड ही सोल्यूशन डालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के से रिलेटेड कौन कौन से सोल्यूशन होंगे? कोई भी एसिड ले लो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, HCl, H2SO4, HNO3, बरोबर। सेकंड चीज क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ये जो उनको दिख रहा है ये इस तरह का शेप, ये ग्लास है, इसको ग्लास जैकेट बोलते हैं। इस ग्लास जैकेट में एक साइड से ओपन रहता है, ये जो ओपन साइड होता है ना, इसमें से ही प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर की इसके अंदर पुट की जाती है। सेकंड, इस ग्लास के अंदर एक और मल्टीपल ग्लास, एक छोटा पतला ग्लास भी तुमको दिखाई दे रहा होगा अंदर, है ना, थर्मामीटर की तरह कुछ दिखाई दे रहा है, उससे एक चपटा रेक्टेंगल शीट भी जोड़ी हुई है। तो ये जो रेक्टेंगल शीट है वो प्लेटेनाइज प्लेटिनियम फॉइल है, मतलब इसमें ना प्लेटेनाइज फॉइल पे ऐसा पेंट किया गया है, ठीक है। इसमें प्लेटिनियम की पूरी प्लेट है, ये पूरी प्लेट प्लेटिनियम की है और इस प्लेटिनियम प्लेट पर ब्लैक कोटिंग की गई है, ब्लैक पेंट मारा गया है। उसके बाद तुमको यहाँ पे पतला तार, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअली ये ब्लैक लाइन एक्चुअली कॉपर वायर की है। क्या है वो? कॉपर वायर है। इधर भी जो स्मॉल वायर दिख रहा है ना, ये वायर प्लेटिनियम वायर का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपर वायर है और ये नीचे वाला छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है ना, वो क्या है? कॉपर वायर है। समझ में आया तुम लोग को? ये जो बीकर है इसको वेसल बोला गया है यहाँ पर। ये इसके अंदर ये तुम लोग को थिक पार्ट दिखाई दे रहा है पेंसिल से, मैंने जो यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है। मर्क्यूरी के बाद आते हैं, इसमें देखो बबल्स भी दिखाई दे रही है। बबल्स एक्चुअली क्या है? सोल्यूशन के इसमें से होल भी किए गए, तो ये होल इसलिए किए गए ताकि इसके अंदर से सोल्यूशन का टेकिंग पार्ट हो सके। तो कोटिंग करने के लिए हम लोग ने प्लेटिनियम पर एक क्या लिखा हुआ है, और एक्टिव हो जाता है क्या? इस प्लेटिनियम का काम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्लेटिनियम है ना, तो प्लेटिनियम का काम क्या है? इसके इस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना, बरोबर। प्लेटिनियम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना। नेक्स्ट क्या यहाँ पे लिखा है? रिएक्शन में टेकिंग पार्ट करना नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन टेकिंग पार्ट नहीं होगा, ठीक है। प्लेटिनियम ब्लैक एक अच्छा एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ पे ब्लैक इसलिए किया गया है ताकि वो एब्जॉर्ब करे। समझ में आया? तो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी की वजह से उसको ब्लैक करके रखते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक
बाजू में लगने वाले किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ इसको लगाया जाता है। और इसमें क्वालिटी क्या होती है पता है क्या? मान लो तुम्हारे बाजू वाला जो रॉड है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? रिडक्शन प्रॉपर्टी ले लेगा। समझा? मान लो तुमने जो रॉड लगाया वो रिडक्शन प्रॉपर्टी रखता है, तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगा? ऑक्सीडेशन बन जाएगा। ये बिल्कुल पानी की तरह काम नहीं कर रहा है एम्फोटेर के नीचे। बेस लगाए तो पानी एसिड बन जाता है, और अगर एसिड से जुड़ा है तो पानी बेस बन जाता है। करेक्ट है? तो जैसा रॉड होगी वैसा ये इसका अपोजिट बिहेवियर करेगा। कोई को डाउट है? इस रिएक्शन में प्लेटिनियम प्लेट का काम सिर्फ क्या है? इस रिएक्शन के अंदर जो प्लेटिनियम प्लेट है उसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। ये प्लेटिनियम प्लेट है ना, ये पूरी कोटिंग वाली, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का काम करती है। इसी वजह से रिएक्शन टेक पार्ट होता है। अब हम एक इनलेट के जरिए एक इनलेट बनाएंगे नीचे से कहीं से भी। हाँ ये देखो ये है इनलेट। इस इनलेट के जरिए हाइड्रोजन गैस को स्टैंडर्ड कंडीशन में इसके अंदर पास करेंगे। ये याद रखना है कि बहाव हाइड्रोजन गैस का जो होगा वो जीरो पोटेंशियल पे होना चाहिए। जीरो पोटेंशियल आए समझ में आ गया होगा? जीरो मतलब 0 वोल्ट पे। अब जारी बात है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी पानी से इंटरेक्ट करेगी तो क्या जनरेट करेगी? बबल्स जनरेट होंगे इसके अंदर। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट आया इस कॉन्सेप्ट में? नहीं सर। नहीं सर। पक्का सारी प्रॉपर्टी समझ में? हाँ सर। तो इसकी क्वालिटी क्या है? ये रेफरेंस सर क्यों इसमें बोलते हैं, से आप समझ रिलीज में क्या आया? है? हाँ जो गैस है वो कौन, जो गैस ये रिलीज होगा वो हाइड्रोजन कौन सा? गैस ही है, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके अंदर। नहीं, डालेंगे हाइड्रोजन में निकलेगा क्या? डालेंगे भी हाइड्रोजन, और जब आयंस बन के निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे इसमें से बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज भी होगी बाहर की तरफ। अच्छा। वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है, अगर मैं इसके रॉड के नोटेशन को रिप्रेजेंट करूँ, देखो इतना बड़ा सिर्फ हाइड्रोजन का नोटेशन है, तो कैसे लिखते हैं? तो राइट साइड में देखो पहले रॉड का नाम लिखा हुआ है, फिर उस रॉड के साथ क्या कंबाइन है? हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक कंबाइन है। उसके साथ इसके अंदर सोल्यूशन कौन सा डाला गया है? हाइड्रोजन से रिलेटेड ही कोई भी एसिड डाला गया है 1 मोलर। समझ में आया लिखने का तरीका? तो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन की डॉट होती ही नहीं, इसी वजह से इतना बड़ा मशीन इस्तेमाल करना पड़ गया। अंडरस्टूड? तो मशीन देख के तुम लोग को लग रहा होगा काफी खर्चा होता होगा इसको बनाने में, और इसको ट्रांसफर करना है तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, प्लस हाइड्रोजन को कलेक्ट करना है तो उससे डबल मुश्किल है। फिर जरा भी होल हुआ हाइड्रोजन वेपराइज हो जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, बरोबर ना? तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि बहुत खर्चीली होती है गेम। अब देखो रिएक्शन कैसे करेगी। अब वो रिएक्शन कैसे करेगी? देखो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है ये हाइड्रोजन रॉड, और रिडक्शन भी। वो डिपेंड करता है बाजू में रॉड कौन सा कनेक्ट है। तो अगर मान लो बाजू में तुम्हारा रॉड रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और मान लो बाजू में जो रॉड अटैच है 0 पोटेंशियल पे, बाजू में जो रॉड अटैच है ऑक्सीडेशन कर रही है, तो ये क्या करेगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अच्छा है ना प्रॉपर्टी? तो काफी अच्छा है ये रेफरेंस। इसके जरिए मैं वो जो बाजू में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको मेजर कर सकता हूँ, उसकी क्वालिटी। तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है यहाँ पर, और दूसरा एक अननोन रॉड है, मुझे नहीं पता इसका पोटेंशियल क्या है, तो इसकी मदद से मैं इसका पोटेंशियल पता कर लूंगा। तो आई होप तुम लोग का यूज समझ में आ गया होगा। अब लिमिटेशन पे आते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी प्योर फॉर्म में तो बहुत मुश्किल है। सेकंड प्रॉब्लम है कि प्रेशर देना किसी हाइड्रोजन गैस को और उसको मेंटेन रखना ये बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीला है मेंटेन करना, और मेजरमेंट करना तो और मुश्किल, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। कंट्रोल में नहीं है ना हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर, कर भी लेंगे तो खर्चा कितना आ जाएगा। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट मेंटेन 1 मोलर। अब बोला यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन उसको 1 मोलर मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, H+ आयन को। इसी वजह से इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। इसके बजाय हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसका काम भी सेम है, पर ये सस्ता है, तो हम लोग सस्ते वाले को यूज करेंगे। सस्ते का नाम क्या है? कैलोमल। इसका भी काम सेम है, ठीक है। अब ये बना कैसे, पहले इसको समझते हैं। तो इसमें भी देखो तुमको ट्यूब दिख रहा होगा, एक बी है, दो साइड से ये यहाँ से तो पैक दिख रहा है, एक साइड से ये ओपन स्मॉल ग्लास वुल है, ग्लास वुल प्लग दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये ग्लास वुल प्लग है। ये एक साइड बैंड ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? बैंड ट्यूब है। ये पूरा जो ट्यूब है वो ग्लास का ही बना है, इसको ग्लास ट्यूब भी बोल सकते हो। ये ऊपर तुमको ये दिखाई दे रहा है, ये रबर प्लग है लगा हुआ है,
ताकि इन आउट ना हो सके कोई भी चीज। ये जो तुमको पतली तार तुमको जो दिखाई दे रही है ना, ये पतली तार किसकी है? प्लेटिनियम की तार है, और उसके अंदर भी एक पतला सा ट्यूब गया है। तुमको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो सोल्यूशन है वो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड 0.1 या 1 मोलर सोल्यूशन है। उसके बाद तुमको ये जो ब्लैक कोटिंग दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये पेस्ट है इसका, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी डाइक्लोराइड का। उस पेस्ट के नीचे सिर्फ मर्क्यूरी है, सिर्फ मर्क्यूरी प्रेजेंट है। आज तुम लोगों को डायग्राम क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको बनाया गया है। इसकी भी सेम क्वालिटी है, ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा और डिपेंड करता है तुमने बाजू में क्या अटैच किया है, ओके। अब इसका पहले सेल रिएक्शन देखते हैं कि एक्चुअली हैपन कैसे होता है। तो पहले सेल नोटेशन बनाते हैं। एक्चुअली इसकी में रॉड कौन सी होती है? मर्क्यूरी की होती है, पर मर्क्यूरी की रॉड तो बना ही नहीं सकते कि नेचुरल स्टेट में मर्क्यूरी कौन से फॉर्म में होता है बताओ? लिक्विड फॉर्म में, बरोबर ना। तो इसलिए इस मर्क्यूरी को हम लोग किसके साथ मिला रहे? मर्क्यूरी क्लोराइड के पेस्ट के साथ मिला रहे हैं, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कौन सा है? सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन है। ये सब याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, ये बेसिक चीज है। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करे, देखो अब यहाँ पर भी दोनों चीज है कि अब तुम्हारा ये जो रॉड है अगर ऑक्सीडेशन करेगा, वो डिपेंड करता है बाजू की रॉड पे। अगर बाजू वाली रॉड ऑक्सीडेशन करेगी तो ये रिडक्शन करेगा, अगर बाजू वाली रॉड रिडक्शन करेगी तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। यानी ये कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी। तो कैथोड में क्या हो रहा है? तो कैथोड में ये पोटेशियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन को टेक पार्ट कर लेगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में ये जो मर्क्यूरी और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे, तो ये लूज करेंगे या गेन करेंगे, वो किस पे निर्भर करता है? बाजू के इलेक्ट्रोड पर, कि वो कैसा है। समझ में आ रहा है? अब इसमें से कैलकुलेशन कैसे करते हैं पोटेंशियल को? तो बहुत आसान है। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल ऑक्सीडेशन प्लस सेल पोटेंशियल रिडक्शन। अब मान लो तुम जो रिएक्शन करो स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन की जो पोटेंशियल होगी इसकी वैल्यू को क्या ले लेंगे? 0 ले लेने का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोड है तो उसकी वैल्यू को क्या ले लेंगे? 0 कंसिडर करेंगे। वो उस वक्त मैं बोलूंगा जो सेल पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड के बराबर रहेगा, ओके। ये भी वही काम करता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रोड करता है, पर ये आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बरोबर। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हैंडल करना बहुत इजी होता है, इसलिए अलग से सॉल्ट ब्रिज भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें देखो बैंड ट्यूब दे दिया गया, तो मेहनत बच गई ना, सॉल्ट ब्रिज लगाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बरोबर। दूसरी क्वालिटी क्या है? इसका जो पोटेंशियल टाइम का बेस पर बदलता रहता है पोटेंशियल, जैसे ऑक्सीजन कौन सा रॉड लगा है उस हिसाब से, और ये टेम्परेचर बेस पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नहीं है ना तो भी ये काम करेगा। अच्छा है कि नहीं? इस इलेक्ट्रोड में सिर्फ यही खासियत है कि मर्क्यूरी इसके अंदर होता है, ये खासियत है, इसके नुकसान है क्योंकि मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है। बाकी इसमें सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाई है। समझ में आया सभी को? कोई डाउट? गाइस क्लियर है? साइमा, अब देखो ये जो हाँ बात है सर। कॉमन टाइप ऑफ सेल, ये नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, ड्राई सेल नहीं है। ड्राई सेल के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते तो इसके बारे में स्टडी नहीं करना है। सेकेंडरी वोल्टाइक सेल दिखाई दे रहा है तुम लोग को, उसमें लीड स्टोरेज बैटरी है, ये भी एग्जाम में नहीं है। देखो कार की बैटरी के कॉन्सेप्ट को निकाल दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट है। देखो कितना बड़ा रिएक्शन छूट गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है? फ्यूल सेल आ रहा है, ये भी एग्जाम में नहीं है। तो मतलब तुम लोग को सब इजी इजी पार्ट रखा गया और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है वो हटा दिए गए। अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको ईएमएफ सीरीज भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी बोलते हैं। ये सीरीज का काम क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, इसमें ना इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट किया गया है, मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल, इन कॉन्टेक्ट विद देयर आयंस with the electrode, the arrangement of electrode, the electrode half reaction in order of decreasing standard potential। इस सीरीज के अंदर ना पूरे इलेक्ट्रोड की सीरीज दी है, समझ में आया? सारे हाफ ऑफ इलेक्ट्रोड के मतलब अभी तुम बोलोगे सर मेरे को कैसा पता चलेगा इधर कौन सा इलेक्ट्रोड लगाऊं इधर कौन सा लगाऊं, तो मैं बोलूंगा तुम जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, उसका चार्ट में तुमको आइडिया बताएगा कि इधर कौन सी रॉड लगाना है और इधर कौन सी रॉड लगाना है। इस सीरीज ईएमएफ के जरिए अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, इसके जरिए ना हम लोग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हैं। समझ में आया क्या हेल्प करता है ये? सीरीज जो भी रहेगी टेक्स्ट बुक में रहेगी कुछ भी तो याद करना पड़ेगा क्या? नहीं ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है, लिमिटेड ही याद करने का, क्योंकि इसमें से ना डेफिनेशन और एप्लीकेशन ही पूछता है। आप बता दो। कभी इसने पूरी लिस्ट नहीं बोला। लिस्ट में जो बेसिक रहेगा ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं रॉड को ज्यादा याद करेगा बाकी को नहीं। सीरीज
चार्ट कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि चार्ट में बहुत सारे नाम है और सीबीएसई की बुक में तो इससे भी ज्यादा है, अपनी टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा है। तो क्वालिटी समझ में आई क्या? इसके डायरेक्ट पता करेगा, हाँ, इधर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाता हूँ, इधर इससे अच्छा कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट, ये लगा देता हूँ। समझ में आया? मतलब तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो चार्ट देखो और डायरेक्ट पुट कर दो, है यहाँ पे ये रॉड अच्छी रहेगी, इधर पे ये रॉड लगा दो। जैसे गाड़ियों में आता है ना, अरे कौन सा लगाऊं, टायर आ रही ये ब्रांड का लगा दो, ये ब्रांड का लगा, वैगनआर है ना इसमें फिट हो जाएगा। क्या हर एक ब्रांड की गाड़ी में अलग अलग टायर फिट होता है, पता है ना ये बात? कोई भी टायर फिट नहीं कर सकते। तो ये सेम वही चीज बताएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो यहाँ पर मैंने वही चीज को बताया। अब हम अलग अलग मेटल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, इसके बाद इन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज ना इसी लिस्ट से बनी है। हम लोग एक साइड क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, और उसके जरिए इसका पोटेंशियल पता करते हैं, बराबर है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सारी चीज पहले ही कर ली गई है। बोला कि बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, ये हम लोग ने कर लिया है और उस पर एक लिस्ट बना दी है। आपको देखो लिस्ट दिखाई दे रही है। अब लिस्ट जो है इंडिविजुअल रॉड के बेस पर, जैसे देखो यहाँ पर तुमको लिस्ट में तुमको एरो दिखाई देगा, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ इस लिस्ट को, ताकि मैं ज्यादा इसको कवर कर सकूं। तो तुमको ऊपर देखो दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। लेफ्ट साइड वाला जो एरो है वो ऑक्सीडाइजिंग को बता रहा है। ये एरो ऊपर का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले हैं ना, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया? पर अगर रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे बात करूं तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी एरो दोनों तरफ काम कर रहा है। अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो कॉमन सेंस, अगर ऑक्सीडाइजिंग बढ़ता है तो कौन घटेगा? रिड्यूसिंग एजेंट घटेगा, बरोबर ना? नीचे की हाँ तरफ जाओगे तो हाँ रिड्यूसिंग एजेंट घटता है। इसका सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट के नाम लिखे हैं। अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग चाहिए तो मैंने कहा आयरन अच्छा है, और अगर तुम बोलोगे सर नहीं मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो मैंने कहा 1 मिनट में बताता हूँ कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब कोबाल्ट ले लो या निकल ले लो, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया कैसे गया? मैं रीडिंग का तरीका समझ में आया? तो यहाँ पे लेफ्ट में ही लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एरो कहाँ पे लगा हुआ था? ऊपर लगा हुआ था, बरोबर? यानी ऊपर वाले जो सबसे पहला नंबर वाला है उसका ऑक्सीडाइजिंग अच्छा है। रिड्यूसिंग में देखो एरो डाउनवर्ड गया है। डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे वाले का रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा है। दूसरा तुमको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे सेल पोटेंशियल नंबर है, हर एक का सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। इधर पे सेल नोटेशन दिया हुआ है, यानी हर एक चीज डिटेल में यहाँ पे बता दी गई है, और यही इसकी एप्लीकेशन है। इसमें कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी तुमको मिल जाएंगे, ठीक है? समझ में आया? तो ये लिस्ट बहुत काम की लिस्ट है। चलो इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो अपने पास लेस देन 1 मिनट है और अपना ये चैप्टर खत्म भी हो गया है, थियरी पार्ट, ठीक है? सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसका है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है आयरन का, सबसे ज्यादा है। अब चलो देखते हैं सबसे कम किसका है। सबसे कम तो मैं बोलूंगा 0 है, ये सबसे कम है। और देखो 0 किसका है? हाइड्रोजन का है। याद आया मैं बोला अगर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोड जोड़ रहे हो तो पोटेंशियल क्या रखना? 0 रखना, वरना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ही 0 है। समझा लिस्ट कैसे काम कर रही है? तुमको सब कुछ डिटेल दे रही है, पोटेंशियल का, वोल्टेज का, एज वेल एज उसका सेल नोटेशन क्या है उन हाफ रिएक्शन का, वो भी। अब तुम लोग कितना पढ़ोगे तो तुम ये जितना हो सके ना, अगर स्टडी कर रहे हो तो जो लिमिटेड रेट हम लोग देख चुके हैं ना एलिमेंट, जैसे क्लोरीन का कर लो, प्लेटिनियम का कर लो, मर्क्यूरी का कर लो, जो देख चुके सब उसका कर लो, और जिनका इजी है फट से याद हो जाए। समझ में आया? फरहान, साइमा, कुल गाइस, इनका ही तुम लोग को करना है। हाँ अच्छा सर। ये अपना टाइम हाँ खत्म सर। होने वाला है, तो जरा रिकनेक्ट कर लो। मैं इसको डिस्कनेक्ट करके वापस से रिकनेक्ट करो मुझे, ठीक है? तो मैं बंद कर देता हूँ इसको। सेम रहेगा, लिंक सेम है, वो जो दूसरा लिंक भेजा ना इसमें यूजर आईडी पासवर्ड, वो वाला कनेक्ट करो। ओके चलो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।